Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज चलने वाला है वो है आपका वैद्युत संयोजन, है ना, यौगिकों के गुण। वैद्युत संयोजक यौगिकों के गुण ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा बड़ी वीडियो होगी, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है लेकिन हाँ, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और मूल आज की जो वीडियो का आप समझ सकते हैं, मूल जो टॉपिक है वो ये है कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक हैं या फिर जो आयनिक यौगिक हैं, है ना, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जो ये यौगिक हैं इनके गुण क्या क्या होते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, है ना, विद्युत संयोजक यौगिक या कह सकते हैं आयनिक यौगिक, है ना, आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, मतलब विद्युत संयोजक यौगिक के गुण क्या क्या हैं। तो विद्युत संयोजक यौगिक को जानने से पहले हमने इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है कि विद्युत संयोजक बंधन क्या होता है ना, विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन क्या होता है, इसको हमने बताया है। आज हम इसके गुण को, जो संबंधित यौगिक हैं उसके गुण को देखेंगे। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट, देखिए, जिन रासायनिक यौगिक के, है ना, जिन रासायनिक यौगिक के अणु में वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन रहता है, उन्हें वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक कहते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, CaO आदि। अब देखिए, इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं कि पहले बात क्या कहा जा रहा है। जिस रासायनिक यौगिक के अणु में, जो केमिकल कंपाउंड है, जो रासायनिक यौगिक है, उसके अणु में वैद्युत संयोजक बंधन। अब पहले ये समझना होगा कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या है या आयनिक बंधन क्या है ना। जिन रासायनिक यौगिक के अणु में वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन रहता है, उन्हें वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक कहते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, CaO। तो यहाँ पर समझना है कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या है, पहले इसको समझिए। जो वैद्युत संयोजक बंधन है मित्र, इसमें इसका डिफिनेशन है कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, है ना, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं। क्या बोला डिफिनेशन, जब एक परमाणु से किसी दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक बंधन बनता है। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने से उन दो परमाणुओं के बीच बंधन बनता है, तो उस बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं या उसी को आयनिक बंधन कहते हैं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है। तो अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जिन रासायनिक यौगिक के अणु में वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन रहता है, उन्हें वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक कहते हैं। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वैद्युत संयोजक बंधन को तो आप समझ लिए कि जिन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनता है वो क्या कहलाता है, विद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। तो यहाँ तो आपका क्लियर है कि वैद्युत संयोजक यौगिक क्या हुआ कि जिस रासायनिक यौगिक के अणु में वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, एक ही चीज है, वैद्युत संयोजक बंधन बोलिए या आयनिक बंधन बोलिए, आयनिक बंधन। तो जिस भी रासायनिक यौगिक में विद्युत संयोजक बंधन रहेगा या आयनिक रहेगा, तो उस बंधन के द्वारा जो यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहलाएगा। सीधी सी बात है कि इसमें आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक बंधन से जो बना है वह वैद्युत संयोजक यौगिक है। तो यह जो पहली लाइन है इसका, यह इस चीज को डिफाइन करना चाह रहा है कि वैद्युत संयोजक यौगिक किसको बोलते हैं। तो वैद्युत संयोजक यौगिक उसको बोलेंगे जिस यौगिक के बनने में वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन का इस्तेमाल हुआ होगा, उस यौगिक को हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहेंगे। अब आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन बंधन का इस्तेमाल जिस यौगिक में हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। तो अब वैद्युत संयोजक बंधन क्या है, तो वैद्युत संयोजक बंधन को हमने समझा कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन बोलते हैं। ठीक है, आपने, हमको लगता है, वैद्युत संयोजक यौगिक को भी समझ लिया
और वैद्युत संयोजक बंधन को भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन था, तो ये देख लीजिए एक बार। इसके उदाहरण जो है NaCl सोडियम क्लोराइड जो है यह एक वैद्युत संयोजक यौगिक है। MgCl2 है ना, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, यह भी जो है एक वैद्युत संयोजक यौगिक है। या CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यह भी एक आयनिक यौगिक कहिए या वैद्युत संयोजक बंधन कहिए, वैद्युत संयोजक यौगिक कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो ये तमाम जो है इनके उदाहरण हैं। अब आगे देखिए, वैद्युत संयोजकों के निम्नलिखित गुण। अब यहाँ पर मूल रूप से जो वैद्युत संयोजक हैं उनके गुण यहाँ पर दिए गए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइप जो है, ये सातों जो है वैद्युत संयोजकों के गुण हैं। जो वैद्युत संयोजक कंपाउंड है ना, जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, या जो वैद्युत संयोजक यौगिक हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। वैद्युत संयोजक के उदाहरण में आपने वैद्युत संयोजक यौगिक के उदाहरण में आपने NaCl को देखा, आपने MgCl2 को, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को देखा। तो अब जो है यहाँ आगे जो है उनके क्या क्या गुण होते हैं उनको दिया लिखा है हमने, उसको समझते हैं 1 से लेकर के 7 तक के पॉइंट में। पहला पॉइंट है कि वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक, ये दोनों एक ही बात है। वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक दो विपरीत आवेशयुक्त आयनों से निर्मित होते हैं। ये क्या होते हैं? विपरीत आवेशयुक्त आयनों से निर्मित होते हैं। जैसे Na+Cl-, NaCl अभी उदाहरण था, आपने देखा वैद्युत संयोजक यौगिक का। CaO है ना, Ca पर यहाँ 2 प्लस चार्ज है, O पर 2 माइनस चार्ज है, यह जो है विपरीत ध्रुव है। और CuSO4, यहाँ देखिए Cu पर 2 प्लस चार्ज है, SO4 पर 1 2 3 4 माइनस चार्ज है। तो यह सब जो है उदाहरण है। अब देख लीजिए, वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक दो विपरीत आवेश युक्त आयन से निर्मित होते हैं। दो विपरीत आवेश युक्त आयन का मतलब क्या हुआ? एक धन आयन तो एक ऋण आयन, मतलब विपरीत और आवेश युक्त आयन। विपरीत और आवेश युक्त आयन का मतलब क्या हुआ? अगर एक धन है तो एक ऋण है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, ये हो गया विपरीत आयन। वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक दो विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होते हैं। तो जब भी वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक का निर्माण होगा उसमें दो विपरीत आवेश युक्त आयन से वो निर्मित होगा। जैसे Na+Cl- या Ca++O-, ऐसे करके दिखाया है, Cu++SO4-। इस तरह से जो यौगिक जो बने होते हैं यह जो है दो विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होते हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जो भी वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक होगा वह जो है दो विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होगा। जो भी या जितना भी वैद्युत संयोजक यौगिक होगा या आयनिक यौगिक होगा वह दो विपरीत आवेश युक्त आयन से निर्मित होगा। दो विपरीत आवेश युक्त आयन समझ गए, अलग अलग जो है, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये दो अलग अलग विपरीत आवेश युक्त आयन से जो है निर्मित होते हैं। कौन निर्मित होते हैं? तो आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट पर। ये क्लियर है? वैद्युत संयोजक है ना, वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच है ना, विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच मजबूत अंतर आणविक वैद्युत आकर्षण बल लगने के कारण ये रवादार उच्च घनत्व वाले ठोस होते हैं, ये कठोर और भंगुर होते हैं। अब देखिए, अब इसके प्रॉपर्टी, इसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं या जो आयनिक यौगिक होते हैं इसमें विपरीत आवेश वाले आयन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल। मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल, यह क्या हुआ? अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल क्या हुआ? अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल का मतलब हुआ उसके अंदर में जो अणु है उसके अंदर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति है ना। मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल, वह अंतर आणविक और क्या है? विद्युत आकर्षण बल है। विद्युत आकर्षण बल मतलब क्या हुआ? जैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में आप देख रहे हैं वह क्या है? विद्युत आकर्षण बल है। लेकिन यहाँ पर जो है आयनों के बीच लगने वाला बल है ना, विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल लगने के कारण ये रवादार का मतलब क्या हुआ? रवादार का अर्थ होता है जिसमें कण या दाना हो, या एक भाषा में कह सकते हैं दानेदार।
जिसमें कण ज़्यादा होता है ना, जिसमें कण हो या जिसमें दाना हो, या फिर एक शब्दों में कह सकते हैं जो दानेदार हो, उसी को बोलते हैं रवादार। तो यहाँ रवादार का मतलब वही होता है। तो के कारण ये कण रवादार उच्च घनत्व मतलब हाई डेंसिटी जान रहे हैं, उच्च घनत्व वाले ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं? उच्च घनत्व वाले हाई डेंसिटी वाले ठोस होते हैं। किसके बारे में बोला जा रहा है? तो ये बोल रहा है विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक के बारे में। क्या बोला? विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल, इसके आयन के बीच में होता है। कौन सा बल होता है? मजबूत, है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स। यह जो है मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल उनके आयन के अंदर लगता है, और आकर्षण बल लगने के कारण ये रवादार होता है, मतलब दानेदार होता है, या कह सकते हैं जिसमें कण या दाना हो, रवादार होता है, उच्च घनत्व का होता है, हाई डेंसिटी का होता है, ठोस होता है, ये कठोर भी होता है, और भंगुर होता है। भंगुर का अर्थ होता है नाशवान, है ना। भंगुर का मतलब होता है भंग होने वाला या नाशवान, है ना। भंग होने वाला मतलब जो कुछ देर में भंग हो जाए उसको क्षण भंगुर बोलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ भंगुर है, इसका मतलब जो नाशवान है, नाश होने वाला है ना, या फिर भंग होने वाला है। तो ये कठोर भी होता है लेकिन भंगुर होता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक के बारे में ये बात कहा जा रहा है कि विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल लगने के कारण ये रवादार होता है, उच्च घनत्व वाला होता है, ठोस होता है, ये कठोर और भंगुर होता है। किसके बारे में बोला? विद्युत संयोजक यौगिक के बारे में बोला गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लिए हम लोग। मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल से, ये जो है ना, मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल से जुड़े आयनों को एक दूसरे से पृथक करने में अत्यधिक उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब देखिए, इसमें जो है ये बताने का प्रयास किया गया 2 नंबर के पॉइंट में कि वह होता कैसा है। जो विद्युत संयोजक यौगिक है या जो आयनिक यौगिक है वह रवादार होता है, मतलब दानेदार होता है, हाई डेंसिटी वाला होता है, उच्च घनत्व का होता है, वह ठोस होता है, और क्या होता है, वह कठोर भी होता है, लेकिन भंगुर भी होता है। भंगुर मतलब नाशवान भी होता है। तो ये आपको एक तरह से जो विद्युत संयोजक यौगिक हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका भौतिक अवस्था कैसी होती है ना, वह इसमें। और देखिए, और ये ऐसा क्यों हुआ, ये कठोर क्यों हुआ, भंगुर क्यों हुआ? ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं उनके आयन के बीच मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल लगा होता है, इसलिए वह क्या होता है, मजबूत होता है, ठोस होता है ना, मजबूत होता है, ठोस होता है, उच्च घनत्व का होता है, रवादार होता है, कठोर होता है और भंगुर होता है। यहाँ पर यह बताया गया। अब तीसरा में बताया जा रहा है कि मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल से जुड़े आयन को एक दूसरे से अलग करने में। अब अगर उस आयन, जो आयन जुड़ा हुआ है मजबूत अंतर आणविक आकर्षण विद्युत आकर्षण बल से, उस मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल को अगर तोड़ा जाए, अगर उस कण को तोड़ा जाए, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? अत्यधिक उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जिसके अणु जितना ही मजबूती सटे होंगे उसको तोड़ने में आपको उतना ही ज्यादा उष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये बता रहा है कि मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल से जुड़े आयनों को एक दूसरे से पृथक करने में, एक दूसरे से अलग करने में अत्यधिक उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। इस कारण आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसलिए जो ये आयनिक यौगिक होते हैं इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। द्रव्यनांक का मतलब आप जानते हैं, जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू कर दे वह उसका द्रव्यनांक है, और क्वथनांक का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है गैस में बदलना शुरू हो जाए वह उसका क्वथनांक होता है। पानी के लिए क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, आप वाकिफ हैं इस बात से, हमको लगता है कि आप ये जान रहे हैं। द्रव्यनांक मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ जो है द्रव में बदलना शुरू हो जाए, अर्थात तरल अवस्था में होना शुरू हो जाए, वह उसका द्रव्यनांक है। और क्वथनांक क्या है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है गैस में बदलना शुरू हो जाए वह उसके लिए उसका क्वथनांक है। तो वही बात बताया कि मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल से जुड़े आयन को एक दूसरे से अगर पृथक करना हो तो पृथक करने में अत्यधिक उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण आयनिक यौगिकों के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं, इसलिए उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है
आयनिक प्रकृति वाले वैद्युत संयोजक यौगिक प्रायः ध्रुवीय घोलकों। अब ध्रुवीय घोलक किसको बोलते हैं? ये जो ध्रुवीय घोलक है, ध्रुवीय घोलक का अर्थ होता है जैसे जल हो गया, द्रव हो गया, द्रव अमोनिया आदि, यह सब जो है ध्रुवीय घोलक है। आयनिक प्रकृति वाले वैद्युत संयोजक यौगिक प्रायः ध्रुवीय घोलकों जैसे जल हो गया, द्रव अमोनिया आदि में घुलनशील होता है। इसमें क्या होता है? ये घुलनशील होते हैं, परंतु देखिए घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक घोलकों जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, जो अध्रुवीय होते हैं में अघुलनशील होते हैं। इन सब में क्या होता है? कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए है ना, फॉर एग्जांपल बता रहा है, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड जो NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम आयोडाइड Ki, कैपिटल K और I के पोटासियम आयोडाइड आदि जल में घुलनशील होते हैं, परंतु ये बेंजीन, किरासन तेल, पेट्रोल आदि में घुलनशील नहीं होते। इन चीज़ों में घुलनशील नहीं होते हैं। ये बताया जा रहा है आयनिक प्रकृति वाले जो वैद्युत संयोजक यौगिक हैं उसके बारे में, कि जो आयनिक प्रकृति वाले या वैद्युत संयोजक यौगिक हैं या आयनिक यौगिक हैं वे प्रायः ध्रुवीय घोलक में कौन आ गया? ध्रुवीय घोलक में आ गया जल, है ना, या फिर द्रव अमोनिया, यह सब ध्रुवीय घोलक है। तो ध्रुवीय घोलक में घुलनशील होता है। अब सीधी बात जानिए कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक हैं वो है ना ध्रुवीय घोलक मतलब जल में या द्रव अमोनिया में क्या होता है? घुलनशील होता है ना। ध्रुवीय घोलकों में घुलनशील होता है कौन? जो वैद्युत संयोजक यौगिक हैं वो जल या द्रव अमोनिया या फिर जिसको हम लोग ध्रुवीय घोलक कहते हैं, तो ध्रुवीय घोलक में ये घुलनशील होते हैं कौन? तो विद्युत संयोजक यौगिक। लेकिन परंतु कार्बनिक घोलक जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, जैसे बेंजीन तो आप जानते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन में अघुलनशील होगा। ईथर जो ROR जो ऐसा लिखते हैं, या C2H5O या इसी को लिखते हैं C4H10O, यह जो है ईथर है ना, या ROR यह जो है ईथर है। तो ईथर में भी यह अघुलनशील होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4, यह जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि अध्रुवीय होते हैं। ये सब क्या है ना, आदि जो अध्रुवीय होते हैं में अघुलनशील होता है। तो अध्रुवीय में यह अघुलनशील होता है और ध्रुवीय में यह घुलनशील होता है। यह मतलब कौन? विद्युत संयोजक यौगिक या फिर आयनिक यौगिक। विद्युत संयोजक यौगिक कौन क्या है? इसमें कि जो कि विद्युत संयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है वह विद्युत संयोजक यौगिक है। तो विद्युत संयोजक यौगिक जो है ध्रुवीय घोलक जैसे जल हो गया, द्रव अमोनिया हो गया, यह सब जो है ध्रुवीय घोलक है। और विद्युत संयोजक यौगिक ध्रुवीय घोलक में घुलनशील होते हैं, लेकिन यह जो है कार्बनिक घोलक में है ना, कार्बनिक घोलक में जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, यह सब अध्रुवीय घोलक है और अध्रुवीय घोलक में ये अघुलनशील होते हैं, मतलब इसमें ये नहीं घुलेंगे। अब उदाहरण के लिए बताया जा रहा है, उदाहरण के लिए जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जो सोडियम क्लोराइड है ना, पोटासियम आयोडाइड जो Ki, कैपिटल K और कैपिटल I से डिनोट करते हैं, जो पोटासियम आयोडाइड आदि जल में घुलनशील होता है। यह सब जल में घुलनशील अर्थात ध्रुवीय घोलक में घुलनशील होता है, लेकिन ये बेंजीन में, किरासन तेल में, पेट्रोल में यह सब जो है अध्रुवीय घोलक है, अर्थात यह सब जो है कार्बनिक घोलक है। यह सब कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। इसलिए एग्जाम्पल में आपको दे दिया सोडियम क्लोराइड को, है ना, सोडियम क्लोराइड जो नमक है और पोटासियम आयोडाइड को, यह आपको उदाहरण के तौर पर दिया। सोडियम क्लोराइड और जो पोटासियम आयोडाइड है ये वैद्युत संयोजक यौगिक का या आयनिक यौगिक का उदाहरण है। और यह जो है ध्रुवीय घोलक जल में, द्रव अमोनिया में घुल जाता है, लेकिन जो कार्बनिक घोलक है जैसे बेंजीन हो गया, किरासन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब में नमक नहीं घुलता है, इस सब में पोटासियम आयोडाइड नहीं घुलता है। ये याद रखिएगा। कार्बनिक घोलक या फिर कह सकते हैं कि जो कार्बनिक घोलक जैसे कि बेंजीन, किरासन तेल, पेट्रोल, इन चीज़ों में जो है यह जो है वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक नहीं घुलता है। सीधा बात है कि आयनिक यौगिक अध्रुवीय में अघुलनशील होता है और अध्रुवीय में कौन आ गया? कार्बनिक यौगिक।
जिसमें कि आपका बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस सब में नहीं घुलेगा। जबकि घुलेगा किसमें, जो ध्रुवीय घोलक है, जो ध्रुवीय घोलक है, जैसे जल हो गया, द्रव अमोनिया हो गया, इन सब में घुल जाएगा। चलिए ठीक है, आपने 4 पॉइंट देख लिया। 5वां पॉइंट है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों के अवयवी आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल कार्यरत रहने के कारण इनके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन नहीं कर सकते। इस कारण ठोस अवस्था में ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक के अवयवी कण, अवयवी का देखिए अवयव का क्या अर्थ होता है, अवयवी बना है अवयव से, और अवयव का अर्थ क्या होता है, अवयव का अर्थ होता है अंग, हिस्सा या भाग, है ना। अंग, हिस्सा या भाग जो है ये अवयव का मतलब होता है। तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक के जो भाग हैं या आयनों के बीच, अवयवी आयनों के बीच जो मजबूत आकर्षण बल कार्यरत रहने के कारण इनके आयन किनके आयन, आयनिक यौगिक के आयन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन नहीं कर सकते, है ना। मजबूत आकर्षण बल जो कार्य करता है किसके बीच, आयनिक यौगिक के बीच। तो मजबूत आकर्षण बल कार्य करने के कारण, मजबूत आकर्षण बल कार्यरत रहने के कारण जो आयनिक यौगिक हैं इनके आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल कार्यरत रहने के कारण इनके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन नहीं कर सकता। मजबूत आकर्षण बल है तो कैसे गमन करेगा, वह पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, तो आयन मुक्त होकर कैसे गमन करेगा, नहीं कर पाएगा। वह जो है पूरी तरह से क्या है, मजबूत आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन नहीं कर सकता। इस कारण ठोस अवस्था में यौगिक, है ना, इस कारण ठोस अवस्था में ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इसलिए ठोस अवस्था में ये यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देता है, क्योंकि इसके आयन जो होते हैं, आयनिक यौगिक के जो आयन होते हैं बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए वो आयन टूटते नहीं हैं। अगर वो कम मजबूती से होते तो वो आयन टूटते और टूटकर बहते तो इलेक्ट्रॉनों का फॉलो हो जाता और क्या होता, ये विद्युत का सुचालक हो जाता। लेकिन इसके आयन इतने मजबूत हैं, आकर्षण बल कार्य करने के कारण जो है इसके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन नहीं कर सकते, और जब गमन ही नहीं कर सकते इस कारण ये ठोस अवस्था में यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। इस अवस्था में ये यौगिक जो हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी आप समझ गए कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 6ठा पॉइंट, आयनिक यौगिक के अवयवी आयन। अवयवी आयन मतलब हिस्सा वाला आयन या कण वाला आयन। आयनिक यौगिक के अवयवी आयन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयनीकृत होकर एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं तथा विद्युत अवघटन होता है। यहाँ पर विद्युत का सुचालक हो गया, ये बात समझिएगा। क्या बोला कि देखिए आयनिक यौगिक के अवयवी आयन गलित अवस्था में, यहाँ पर है ना ठोस अवस्था की बात थी, ठोस अवस्था में तो यह विद्युत का कुचालक हो गया, लेकिन आयनिक यौगिक के अवयवी आयन गलित अवस्था में, गलित अवस्था मतलब जब वह गल के मिल गया लिक्विड में, आयनिक यौगिक के अवयवी आयन गलित अवस्था में या जलीय विलयन, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में, चूंकि जलीय विलयन में ये गल जाता है, जलीय विलयन में आयनीकृत होकर एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। जब ये गल गया, जैसे मान लीजिए पानी में ही हम नमक को डाल देते हैं, आपका वैद्युत संयोजक यौगिक का सबसे अच्छा उदाहरण नमक है। नमक को अगर पानी में डालेंगे तो यह एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है, वह पानी में घुल जाता है और एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है, इसके आयन एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। जब गल गया तो यह इस अवस्था में क्या हो गया, विद्युत के सुचालक होते हैं तथा विद्युत अवघटन होता है। विद्युत के सुचालक भी होते हैं और विद्युत का अवघटन भी होता है। तो यह बात आप समझ गए। जब वह ठोस अवस्था में होगा तो वह क्या होगा, वह विद्युत का कुचालक होगा, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन जब गलित अवस्था में होगा तो वह गलित अवस्था में होने से क्या होगा, जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाएगा। वह गलित अवस्था में जब जल में घुलेगा तो जलीय विलयन में घुल के क्या होगा, आयनीकृत हो जाएगा, आयनाइजेशन जिसको बोलते हैं, आयनीकृत होकर एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त हो जाएगा। जब एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त हो जाएगा
तो इस कारण ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में, है ना, ये यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस अवस्था में वे विद्युत के सुचालक हो जाएंगे तथा विद्युत अपघटन भी होगा। तो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है और गलित अवस्था में या गलित अवस्था में ये विद्युत का सुचालक है। कौन? वैद्युत संयोजक यौगिक। अब लास्ट पॉइंट है वैद्युत संयोजक यौगिकों की अभिक्रियाएं, है ना, आयनिक प्रकृति की और प्रायः तीव्र गति वाली होती है। क्या बोला कि ये जो आपका वैद्युत संयोजक यौगिक हैं, वैद्युत संयोजक यौगिकों की अभिक्रियाएं आयनिक प्रकृति की और प्रायः तीव्र गति वाली होती है। यह जो वैद्युत संयोजक यौगिक या फिर आयनिक यौगिक हैं, है ना, इसकी जो अभिक्रियाएं होती है, इनकी अभिक्रियाएं आयनिक प्रकृति की कैसी होती है? आयनिक प्रकृति की अभिक्रिया होती है। आयनिक यौगिक की अभिक्रिया आयनिक प्रकृति की होती है और प्रायः तीव्र गति की, और अभिक्रिया जो है वह तीव्र गति की होती है। तो मित्र, आज की वीडियो में हमने वैद्युत संयोजक यौगिक के गुण को देखा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।